हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो अब दो इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने जो है वो देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यार वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आपके साथ डिस्कस करूंगा फेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि यार किस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही कम कॉस्ट पे हम उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। तो यार करियर क्लाउड को आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो है उस मतलब किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहीं से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है और दोनों ही सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं। अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास affairscloud.com/current affairs। लेकिन यार एक बात याद रखनी है, चाहे 2021 की सब्सक्रिप्शन ले, चाहे 2021-22 दोनों की सब्सक्रिप्शन ले, दोनों का कॉस्ट प्राइस बहुत ही कम है। एक बार आप ऐप को डाउनलोड करें और खुद सरप्राइज हो जाएंगे एक बार आप प्राइस को देख के। लेकिन हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड क्या करेंगे, मतलब आप क्यों इसको परचेस करें। तो यार सबसे पहले हम आपको देंगे डेली पीडीएफ, मतलब डेली करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें 2 तरह के कंटेंट होंगे। एक में होगा थ्रेटिकल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ होगी, मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर होगा उसी दिन का। एक में हम आपको देंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ सेक्शन। वीकली पीडीएफ सेक्शन में हम आपको वीक वाइज करंट अफेयर्स को अरेंज करके देंगे। इसका मतलब होगा जो वीक वाइज करंट अफेयर्स होंगे उससे आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे रिवाइज तो करोगे ही करोगे, वीक वाइज भी आप रिवाइज कर सकते हो। वीकली टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को जांच सकते हो कि यार कितना करंट अफेयर मुझे आता है और कितना और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन। मंथली पीडीएफ सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत से तरह की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ में आपको पूरे महीने का थ्रेटिकल करंट अफेयर जो है वो दिया जाएगा, मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो डिटेल्ड करंट अफेयर होगा उसको रिवाइज करने के लिए ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है आप जल्दी जल्दी में अगर करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो तो इस पीडीएफ की सहायता से कर सकते हो, ये थ्रेटिकल फॉर्मेट में दी जाती है। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पीडीएफ फायदेमंद होगी। लास्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स। इसका मतलब है बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप आराम से करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको और दोबारा दोबारा रिवाइज जो है वो कर सको। तो अगर आपको डेली, वीकली और मंथली इस तरह से आपको पीडीएफ्स मिलेंगी तो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आप गलत एग्जाम के अंदर नहीं करोगे। और ये आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे जो है वो अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। किस तरह से अवेल कर सकते हो, अगर आप इस कोड का यूज करते हो H10 का, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 4 मार्च 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड एट गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को किया कि यार कौन सी स्टेट या यूटी ने जो है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स को होस्ट किया है। तो आंसर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट किया है और ये सेकंड एडिशन था जो होस्ट किया उन्होंने। फर्स्ट एडिशन 2 यूटीज ने होस्ट किया था, एक जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट किया था और एक किसने होस्ट किया था, लद्दाख के अंदर। उसके मतलब 2 इवेंट्स जो हैं वो बनाए गए थे। लेकिन यार याद रखना है सेकंड जो है वो केवल जम्मू एंड कश्मीर ने किया, तो कंफ्यूज नहीं होना। और आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो थर्ड एडिशन होगा 2022 में, वो भी अनाउंस कर दिया गया कि वो भी कहां पे होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। तो यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपके सामने आ चुकी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जम्मू कश्मीर में जरूर हुआ है, लेकिन फर्स्ट एडिशन साथ में लद्दाख में हुआ है। तो कौन सी स्टेट या यूटी ने टॉप किया, तो बाय डिफॉल्ट जिस स्टेट या यूटी में हुआ है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप यहां पे देख सकते हो, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉप द मेडल टैली इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स। लेकिन इसमें याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट कर रहा है कर्नाटका और खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट कर रहा है हरियाणा। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जम्मू कश्मीर ने जीते हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की स्की रिजॉर्ट गुलमार्ग के अंदर हुई है और वहां पे इनका पहला स्थान जो है वो मिला है। और दूसरे साल लगातार जो है जम्मू कश्मीर टॉप पोजीशन पे है। और थर्ड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी अनाउंस कर दी है कि कहां पे होंगी, जम्मू कश्मीर में होंगी। और गाइस 2 स्पोर्ट्स इवेंट आपने याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक विंटर गेम्स 2022 की कहां पे होने वाली है, बीजिंग में होने वाली है, चाइना के अंदर। और एशियन यूथ गेम्स 2021 की भी कहां पे होने वाली है, चाइना के अंदर होने वाली है।
और एग्जैक्ट प्लेस आपसे पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, ग्वांगडोंग। तो यार याद रखना है, ग्वांगडोंग जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है चाइना के अंदर। ये होगा एशियन यूथ गेम्स 2021 और ओलंपिक विंटर गेम्स 2022। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा वो कहां पे होगा, चाइना के अंदर उसको होस्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मूवी वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन द 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक अवार्ड की, और ये अवार्ड का जो है वो नाम क्या है, वो है हमारे पास 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। और बेस्ट ड्रामा फिल्म मतलब बेस्ट जो पिक्चर है ड्रामा सीरीज के अंदर, वो किसको ये अवार्ड मिला है, पहले आंसर देखते हैं फिर देखेंगे ये इवेंट जो है वो कहां पे हुआ, इस चीज को भी आपने याद रखना है। और आंसर क्या होगा, आंसर होगा नोमैडलैंड। और यार जो इनके डायरेक्टर हैं उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, और डायरेक्टर का नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है, नाम है क्लोई ज़ाओ। और वो जरूर याद रखेंगे कि वो बेस्ट डायरेक्टर उनको मिला है सेम मूवी के लिए, नोमैडलैंड के लिए। तो चाइनीज फीमेल डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ, तो नाम जरूर याद रहेगा। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हो 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, नोमैडलैंड बैग्स द ड्रामा फिल्म, बेस्ट ड्रामा फिल्म, और द क्राउन डोमिनेट्स टीवी कैटेगरीज। मतलब आप कह सकते हो बेस्ट ड्रामा सीरीज जो है वो कौन सी है, द क्राउन नेटफ्लिक्स की तरफ से जो है वो इसको किया गया था, द क्राउन बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए नॉमिनेट हुई थी और उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हो जैक्सन ली इज द फर्स्ट ब्लैक मेल एम्बेसडर ऑफ द गोल्डन ग्लोब, क्योंकि दो हमारे पास जो हैं वो क्या थे, एम्बेसडर थे गोल्डन ग्लोब के, और वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर थे, और वो हैं जैक्सन ली, और दूसरा पर्सन हमारे पास कौन है, इन्हीं की सिस्टर, और वो है SATCHEL मतलब सेशल ली। तो इनका नाम भी जो है वो आपने याद रखना है, सेशल ली एंड जॉन जैक्सन ली, दोनों ही जो है वो गोल्डन ग्लोब के ब्रांड एम्बेसडर थे मतलब। और ब्लैक मेल एम्बेसडर याद रखना है जैक्सन ली, और फीमेल एम्बेसडर कौन थी, सेशल ली। जो नोमैडलैंड है वो चाइनीज फीमेल डायरेक्टर हैं क्लोई ज़ाओ, उन्होंने जीता है। और ये आपने याद रखना है कि वो फर्स्ट एशियन वुमेन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, फर्स्ट एशियन वुमेन क्लोई ज़ाओ जिन्होंने ये अवार्ड जीता है बेस्ट डायरेक्टर का। और याद रखना है चैडविक बॉसमैन जो है वो उनको पोस्टमसली मरने के बाद जो है वो ऑनर दिया गया बेस्ट एक्टर गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, ये भी आप याद रख सकते हो। द अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन फिल्म्स एंड टेलीविजन, मतलब ये टेलीविजन के लिए भी बात करता है, ये डोमेस्टिक फिल्म्स के लिए भी बात करता है, और फॉरेन फिल्म्स के लिए भी बात करता है। तो जैसे कि आपको पता लग चुका है कि बेस्ट पिक्चर ड्रामा किसको मिला है, नोमैडलैंड को। और यहां पे आप एक ऑप्शन और देख रहे हो, यहां पे मिला है बुरात सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, इसको मिला है बेस्ट पिक्चर म्यूजिक और कॉमेडी के अंदर। तो याद रखना अगर आपको कॉमेडी के अंदर पूछ लें तो आंसर आएगा बुरात, और अगर आपको पूछ लें ड्रामा के अंदर तो आंसर क्या आएगा, नोमैडलैंड। अगर बेस्ट डायरेक्टर पूछ लें तो मैं बता चुका हूं क्लोई ज़ाओ फर्स्ट फीमेल एशियन डायरेक्टर जिन्होंने अवार्ड जो है वो जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपको पूछ लें, बेस्ट एक्ट्रेस है एंड्रा डे, तो ये भी आप याद रख सकते हो, बेस्ट एक्ट्रेस है एंड्रा डे। और बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर है चैडविक बॉसमैन। तो यार ये 5 चीजें आप याद कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी है इस अवार्ड की, आपने याद नहीं रखना। सिर्फ आपने याद क्या रखना है, बेस्ट ड्रामा पिक्चर, बेस्ट कॉमेडी पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर इसके अंदर, और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर। तो ये 5 चीजें जो है वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और आपने याद रखना है कि अवार्ड जो है वो कहां पे हुआ है, मतलब होस्ट कहां पे किया गया इस अवार्ड को, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुई है, लेकिन 2 जगह पे हुई है, मतलब 2 जगह पे जो है वो ये सेरेमनी की गई थी, एक तो लॉस एंजल्स में, एक न्यूयॉर्क सिटी में, मतलब 2 जगह पे ये हुई है। तो याद रखना है लॉस एंजल्स एंड न्यूयॉर्क सिटी दोनों जगह पे ये की गई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, हु इज अवार्डेड विद द बेस्ट एक्टर अंडर द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। अगेन यार लिस्ट बहुत लंबी है कि किसको ये अवार्ड मिला है, लेकिन फिर से आपने याद क्या रखना है, सिर्फ 5-6 चीजें इसमें याद रखनी है। अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट एक्टर की, फिर से हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, बेस्ट मूवी, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्योंकि 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, याद रखना है 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के के नाम से इनको स्टार्ट किया गया। तो आंसर क्या होगा यार, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को, किसके अंदर, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। तो आपने याद रखना है इस चीज को। और आप यहां पे देख सकते हो एक आपके पास अच्छी सी लिस्ट जो है वो दिख रही है। तो इस लिस्ट के अंदर जो है वो आप क्या क्या चीज़ें याद करोगे, है तो बहुत सी, मतलब याद बहुत सी कर सकते हो, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, तो पैरासाइट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी, ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी है। बेस्ट फिल्म
तानाजी, अजय देवगन की मूवी, आपने याद रखना है बेस्ट फिल्म कौन सी है, तानाजी। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु को मिला है, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर आपने याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार हम कर चुके हैं, बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये 5 चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। अब और चीजें क्या याद कर सकते हो इसमें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने याद क्या करना है, बेस्ट वेब सीरीज, तो ये याद कर लेना है, स्कैम 1992 जो हर्षल मेहता के ऊपर बना हुआ है, तो वो याद रखना आपने, ठीक है। बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज का मत याद करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कोई याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक याद करना है यार, परफॉर्मर ऑफ द ईयर। परफॉर्मर ऑफ द ईयर कौन है, नोरा फतेही, जो कि बहुत ही फेमस डांसर है, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो ये आप एक याद कर सकते हो, परफॉर्मर ऑफ द ईयर। और एक आपने याद रखना है बेस्ट शॉर्ट फिल्म। बेस्ट शॉर्ट फिल्म है कौन सा, बेस्ट शॉर्ट फिल्म आपके पास ख्याली पुलाव। लेकिन यार इसमें एक नाम आप देख रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत, तो इनको मिला क्रिटिक बेस्ट एक्टर, जो इनकी लास्ट मूवी थी दिल बेचारा, उसके लिए अवार्ड मिला, तो जस्ट पढ़ लो एक बार, ताकि आ गया तो आप इसको कवर कर सकते हो। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं। एक आपने याद करना है टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, वो कौन सा, कुंडली भाग्य। तो यार ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये तो आपने करनी है 5। नेक्स्ट और हो गया बेस्ट वेब सीरीज, ये आपने याद करनी है। परफॉर्मर ऑफ द ईयर ये याद करना है, क्रिटिक बेस्ट एक्टर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये याद करेंगे, फिर याद करेंगे टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर। बस इतनी चीजें आप पढ़ लें, इसके बाद जो यार कुछ मर्जी करते रहो, लेकिन ये मतलब मेरे कहने पे जरूर पढ़ लेना, आपका 1 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो एनुअली किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। एक इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन आपने याद रखना है क्यों इसको हम मनाते हैं, इसके लिए ताकि लोग अवेयर हो सकें कि हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखना है, CITES, नॉट SITS, CITES, जिसको कहते हैं साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब क्या है इसका कि यार जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि खत्म होने की कगार पे स्पीशीज हैं, तो उनको हमने क्या करना है, रोकना है, उनको कंजर्व करना है किसी ना किसी तरह से, और इस तरह के ट्रेड को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये किस दिन मनाया जाता है यार, ये मनाया जाता है 3rd ऑफ मार्च। तो याद कर लें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3rd ऑफ मार्च। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसका थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो मतलब वाइल्ड लाइफ बहुत जरूरी है आपके लाइवलीहुड के लिए भी, फॉरेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है, सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लैनेट, मतलब जीवन को बचाए रखने के लिए यार ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और पहला क्वेश्चन है, What is the name of the application launched by Thawarchand Gehlot for the issues related to accessibility being faced by the दिव्यांगजन and others? तो यार जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या कोई भी और लोग हैं जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है असेसिबिलिटी को रिलेटेड, खास करके सरकार के लिए कोई भी प्रोग्राम की असेसिबिलिटी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम जो है वहां पे शेयर कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है सुगम्य भारत एप्लीकेशन। तो याद रखेंगे सुगम्य भारत एप्लीकेशन। तो आप यहां पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत वर्चुअली लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक भी एक लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, द फोटो डाइजेस्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो, इट इज इनिशिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ अचीविंग एक्सेसिबिलिटी एज मैंडेटेड इन सेक्शन 4046 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब आप सोचोगे सर इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, यार आपने ये लाइन नहीं याद करनी, लेकिन ये कौन से एक्ट के अंदर आता है ये आपको पता लग जाएगा। तो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था, पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को रिप्लेस किया गया कौन से एक्ट के थ्रू, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और ऐप यार दो पर्पस को सर्व करेगा, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट द नीड फॉर असेसिबिलिटी एंड ब्रिंग चेंज इन द असेसिबल फीचर। और किस तरह से लोगों को अवेयर करना है हमने कि यार असेसिबिलिटी सारे लोगों के लिए बराबर है हर चीज की, और साथ ही साथ आप किस तरह से जो है वो चीजों को असेसिबल कर सकते हो उनके लिए भी ये जरूरी है। और यहां पे एक फोटो डाइजेस्ट भी जो है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, इस हैंडबुक का नाम ही ये रखा गया द फोटो डाइजेस्ट। मतलब उसमें ये सारी चीजें जो बताई गई हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और वो फोटो की शेप में जो है वो आपको बताई गई हैं।
मतलब इसमें अलग अलग स्टेट्स की और यूटीज की कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, 10 बेसिक फीचर जो असेसिबिलिटी के बताती हैं। तो यार सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ऐप का नाम याद रखना है, सुगम्य भारत अभियान, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये मतलब इन्वायरमेंटल असेसिबिलिटी के बारे में बताती है, ट्रांसपोर्टेशन असेसिबिलिटी के बारे में बताती है, इकोसिस्टम असेसिबिलिटी के बारे में बताती है, और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट तो खत्म कर दिया गया है, अब हमारे पास एक्ट कौन सा है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और थावरचंद गहलोत, मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हमारे पास यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इस चीज को आपने याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि थावरचंद गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कृष्ण पाल गुर्जर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और भी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बेसिकली 3 हैं, कृष्णलाल गुर्जर जी हैं, रामदास अठावले जी हैं, रतन लाल कटारिया जी हैं, तीनों याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर इंडिया टॉय फेयर 2021? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है वो लीड कर रहा है टॉय मार्केट के अंदर, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, लोकल फॉर वोकल, तो इस तरह की चीजों को यार उठाने के लिए मतलब हमने जो है वो टॉय फेयर जो है वो लॉन्च किया, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और इंडिया को जो हम अलग अलग तरह की खेलें बनाते हैं, अलग अलग टॉयज बनाते हैं, तो उसमें हम इंडिया में आगे पहुंच सकें। तो ये इनॉग्रेशन यार हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया गया, मतलब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया गया है। तो आप देख सकते हो, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021 फरवरी 27 से लेकर 2 मार्च तक हुआ, मतलब ये खत्म हो चुका है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया है। 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया था, प्री स्कूल टू क्लास 2 तक, फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ताकि बच्चे अलग अलग तरह के स्टेजेस में जाके अपने आप को और भी ज्यादा बेहतरी से उन बेसिकली टॉयज के लिए एक्सेसिबिलिटी, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो टॉयज बनाए गए हैं, लेस प्लास्टिक, मोर रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज किया गया उसमें, उसको देख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे इवेंट का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? हेमलेस, जो कि एक रिलायंस रिटेल की कंपनी है। और ये क्यों होगा? इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। और इंडिया जो है वो अब बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, इंपोर्टर है। चाइना से हम टॉयज लेते हैं, लेकिन यार चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके कारण ये जरूरी है कि हम टॉय मार्केट के अंदर अपना जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट आगे बढ़ा सकें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? संजय धोत्रे जी, तो ये याद रखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which company is nominated by Indian government for developing the West Container Terminal for Colombo South Port with Japan government? ये 2019 का प्रोजेक्ट था कि श्रीलंका ने परमिशन दी थी कि जापान और इंडिया अपनी अपनी कंपनीज के थ्रू जो है वो इंडिया में, श्रीलंका में सॉरी, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो आप कह सकते हो कोलंबो के अंदर एक साउथ पोर्ट है, वहां पे निर्माण कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी कंपनी जो है वो बता दिया, जापान ने अभी नहीं बताई है। तो इंडिया की तरफ से कौन होगा? सी होगा दोस्तों आंसर, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि श्रीलंका के अंदर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाएगा कोलंबो साउथ पोर्ट के अंदर, जापान गवर्नमेंट के साथ मिलकर, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और इंडिया की तरफ से कौन होगा? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो श्रीलंका ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, कोलंबो जो हमारा वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको बनाएगा इंडिया और जापान। तो आप देख सकते हो, ये वैसे तो 2019 का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया एंड जापान जो है वो 85% स्टेक होगा इसमें, जो हमारे पास वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। और साथ ही साथ याद रखना है, ये श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से भी जो है डेवलप किया जाएगा, लेकिन 85% स्टेक जो है वो इंडिया और जापान का ही है। और श्रीलंकन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि यार वो बनाएंगे भी, ऑपरेट भी करेंगे। ट्रांसफर प्रपोजल फॉर डेवलपिंग द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो साउथ पोर्ट विद पार्टीज नॉमिनेटेड बाय द इंडिया एंड द जापानीज गवर्नमेंट। तो दोनों की तरफ से जो है वो कहा गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इंडिया और जापान बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इनॉग्रेटेड 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2021? तो यार ये एक तरह की दो आप कह सकते हो कि कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस हुई है 2021 की, और एक हमारे पास कौन सी हुई है? एक हुई है मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2021, मतलब इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 और एक इंडिया फार्मा 2021, और दोनों के थीम अलग अलग हैं। तो इसलिए एक बार पढ़ना है, क्योंकि दो अलग अलग थीम है, लेकिन इनॉग्रेशन जो है वो एक ही बंदे की तरफ से किया गया है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। किस चीज के? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। तो आंसर क्या होगा? आंसर आप यहां पे देख सकते हो, डीवी सदानंद गौड़ा जी, इसका क्या होगा? आंसर होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है? नॉर्थ बेंगलोर, या बेंगलोर नॉर्थ कह सकते हो, कर्नाटक के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो डीवी सदानंद गौड़ा जी, और उन्होंने 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर की इनॉग्रेट की है, और ये यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के।
और आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्पेशल फोकस है ग्लोबल इन्वेस्टर, ताकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकें फार्मा के अंदर मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया अब हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और थीम क्या है? मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2021 का, इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल। तो इस तरह से हमने जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है मेडिकल डिवाइस के अंदर लेके आनी है। फार्मास्यूटिकल का थीम क्या है? इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। तो मतलब यहीं पे हम जो है वो क्या कर सकते हैं, आज के ही टाइम पीरियड पे, पोस्ट कोविड-19 के टाइम पीरियड पे हम जो है इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021? मतलब इस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें ताकि जो इंडिया का 45% ग्रोथ है वो केवल इसी स्टेट की तरफ से किया जाए 2025 तक। ये टारगेट है यार इस स्टेट का, और बहुत ही आप कह सकते हो कि इनोवेटिव टारगेट जो है उन्होंने रखा कि 2025 तक जितनी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी इंडिया में, उसका 45% जो है वो केवल यही स्टेट करे। इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। और मैं यहां पे कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं? कर्नाटका की बात हो रही है। तो आप यहां पे देख सकते हो कर्नाटका लॉन्च्ड इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये स्टेट चाहती है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल ऑफ 45% ऑफ इंडिया ग्रोथ इन इंजीनियरिंग सेक्टर बाय द 2025। इससे क्या होगा? अब जब अगर इंजीनियरिंग में ग्रोथ ज्यादा करनी है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंडस्ट्रीज या अलग अलग तरह की इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। मतलब कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी जो है वो इसके ऊपर काम करेगी, नासकॉम काम करेगा, इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगा जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को होगा। इन्होंने 5 सेक्टर्स को टारगेट किया है। कौन कौन से? एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो 5 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और इस टारगेट को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। और इसमें क्या होगा फिर? अगर ऐसा करेंगे तो यार इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी। और 5 टारगेट जो है मैं बता चुका हूं, 5 टारगेट्स के ऊपर ये चल रहा है ताकि इनोवेशन ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये 5 सेक्टर जो हैं वो उनके ऊपर फोकस किया जा सके, क्योंकि ये 5 सेक्टर ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर अगर फोकस कर लिया जाता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो यहां पे हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहां पे याद आपने रखना है। बिल्कुल। तो यहां पे हमारे लिए स्टेट जो है वो दोस्तों कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो है हमारे पास कर्नाटका। तो याद रखना है कि कर्नाटका के जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपने जरूर याद रखने हैं, और साथ ही साथ याद रखना है कि कर्नाटका में टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा है। मतलब कितने टाइगर्स हैं? 524 हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहली स्टेट कौन सी है? पहली स्टेट अगर आप देखोगे जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब पहले नंबर पे है वो, तो आंसर उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में 524 जो है वो हमारे पास क्या है? टाइगर्स हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क्स की। तो आपने बताना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो मैं हमेशा बताता रहता हूं कर्नाटका के अंदर तो खास करके कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं यहां पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका वाले। बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, बनेरगट्टा नेशनल पार्क, हर बार आपको बताया बनेरगट्टा और बांदीपुर। नेक्स्ट दांदेली नेशनल पार्क, याद करेंगे दांदेली पूछा जा सकता है। काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व, एंड कुद्रेमुख एक माइंस भी हैं बहुत ही फेमस। नेक्स्ट नगरहोल नेशनल पार्क। तो यार 5 नेशनल पार्क, 6 करवा दिए मैंने आपको। कौन कौन से? बांदीपुर, बनेरगट्टा, दांदेली नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट हमारे पास है कुद्रेमुख एंड नगरहोल नेशनल पार्क। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री विल कंडक्ट मैरीन स्पेटियल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास मैरीन स्पेटियल प्लानिंग होगी वो कौन सी 2 जगह पे होगी। तो याद रखना है वो एक तो लक्षद्वीप में होगी और एक कहां पे होगी? पुडुचेरी के अंदर होगी। तो ये क्वेश्चन आपको जगह के बेस पे पूछा जा सकता है, या आपको जिस तरह से हमने पूछा है वैसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 कंट्रीज इसमें क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक कंट्री तो आपको यहां से क्लियर हो जाती है, वो कौन सी है? इंडिया है। लेकिन दूसरी कंट्री कौन सी होगी? दूसरी कंट्री हमारे पास कौन सी है? नॉर्वे। तो इसमें अब क्वेश्चन ये आ गया कि मैरीन स्पेटियल प्लानिंग जो है वो है क्या, मतलब उसके ऊपर होगा क्या? उसमें क्या होगा? कोस्टल रिसर्च का काम होगा, मतलब कोस्टल एरियाज के ऊपर रिसर्च की जाएगी। इन्वायरमेंटल बेस पे कोस्टल रीजन को जो है वो क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा, उसको फ्लरिश किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रीज, फिशरीज और टूरिज्म तीनों के ऊपर क्या कर सकें? हम काम कर सकें। मतलब हम सिंपली बात कर सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर काम जो है वो किया जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका होगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से ये ड्राफ्ट किया गया है प्लान जिसका नाम है ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको पता है कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हमारे पास आती है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास। और यहां पे कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्ग। तो याद रखना है एर्ना सोलबर्ग। और कैपिटल कौन सी है? ओस्लो। करेंसी कौन सी है नॉर्वे की? क्रोन।
KRONE, तीनों चीजें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो यहां पे देख सकते हो इंडिया एंड नॉर्वे एग्री टू कंडक्ट मेरीन स्पेटियल प्रोग्राम और प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, और इंडिया और नॉर्वे की तरफ से ये कहा गया है और 5 साल के अंदर वो ऐसा करेंगे ताकि जो ओशन है उसके अंदर रिसर्च की जा सके। और इन्होंने लक्षद्वीप और पुडुचेरी को आइडेंटिफाई किया एज ए पायलट साइट, मतलब डेमो बेसिस पे पहले यहां पे करके देखेंगे वो। इसमें मेन योगदान कौन सा इंस्टीट्यूशन देगा, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई वाला जो है वो सबसे ज्यादा योगदान देगा और वो इस रिसर्च में काम भी करेगा। मतलब 2 प्लेस जो है वो चुन तो लिए गए हैं, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है इंडस्ट्री के लिए, फिशरी के लिए, टूरिज्म के लिए। मतलब इसको धीरे धीरे करके रिप्लेस भी किया जा सकता है, और इसी के लिए ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी भी जो है वो तैयार की गई है। ये प्रोजेक्ट वैसे तो 2019 का है, मतलब ये MOU साइन हुआ था इंडिया और नॉर्वे के बीच में, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो मेन रोल है वो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च का है, ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच बैंक ज्वाइंड ली इंक, a peer-to-peer blockchain-based data network of US-based investment banking company JP Morgan Chase। तो यार ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, मतलब जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर रहे हैं ओवरऑल देख के, लेकिन अदरवाइज आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये पहला बैंक है जो अपनी ट्रांजैक्शन स्पीड को, अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को जल्दी करने के लिए पहली बार कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है ये आपने मुझे बताना है। फटाफट सब बच्चे जो है वो आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं, सब बच्चों का आंसर देख रहा हूं, कौन कौन आंसर दे रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, वन एंड ओनली बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, सभी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर होगा। और उन्होंने जेपी मॉर्गन्स की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जिसका नाम क्या है, ली इंक। तो ये बात आपने याद रखनी है। और एसबीआई क्या करेगा, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट है और जल्दी से ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, जिसके कारण वो जो कस्टमर से पैसा लिया जाएगा वो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिससे क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा कंज्यूमर का ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए खास करके इसको किया गया है। और एसबीआई इंडिया का ऐसा पहला बैंक है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क जो है वो जेपी मॉर्गन का यूज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये 2017 में एज ए डेमो बेस पे इन्होंने टेस्ट भी किया था, लेकिन अब जो है वो ये स्टार्ट हो चुका है। और पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको रीब्रांड किया गया किस नाम से, ली इंक के नाम से, अक्टूबर 2020 में। लेकिन पहले इसका नाम जो है वो कुछ और होता था, और पहले इसका नाम था ऑनिक्स, लेकिन अब इसको लिंक किया गया है और इस नाम से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। जे मॉर्गन चेस जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए की कंपनी है, और मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि 7 इंडियन बैंक्स हैं जो कि इस ली इंक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वैसे मतलब 2019 में उन्होंने जताया था कि यार हम जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने काफी हद तक जो है वो इसका यूज भी करना जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन आपने याद रखना है कि एसबीआई जो है वो ऐसा पहला बैंक है जो इसके ऊपर लाइव जा रहा है, बाकी सब टेस्टिंग फेज में है अभी भी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साइंड एमओयू विद विच बैंक फॉर डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ज्यादा डेट में है, तो उनको किस तरह से हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक एमओयू साइन किया, किस बैंक के साथ साइन किया, तो याद रखना है वो किसके साथ साइन हुआ है, सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, वी सत्या वेंकटा राव, और इसको कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, 1990 में, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये चीजें आपने याद रखनी है। और सिडबी मेरे ख्याल से पता होगा हर बच्चे को, सिडबी का मतलब है यहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहां पे देख सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बना रहे हैं, किसके लिए, एमएसएमईज के लिए। और इसके अंदर क्या होगा कि सिडबी विल वर्क विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ द डेट प्लेटफॉर्म फॉर द अनफुलफिल्ड नीड्स ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। मतलब उस चीज के ऊपर काम करेंगे जो कि एमएसएमई की रिक्वायरमेंट है, हर चीज के ऊपर, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, दोनों चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें लाइक एसएमई एक्सचेंज, एनएससी एक्सचेंज, मतलब उनको एक्सचेंज के अंदर भी जो है जो भी हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, सिडबी की तरफ से भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी। दिस इज इन रिगार्ड्स टू रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, और एक एक्सपर्ट कमेटी एमएसएमई को रिकवर करने के लिए बनाई गई थी यूके सिन्हा जी के द्वारा, जो कि पुराने चेयरमैन हैं, आप कह सकते हो कि सेबी के पुराने चेयरमैन रह चुके हैं, टू डेवलप एडिशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेट एंड इक्विटी दैट हेल्प टू क्रिस्टलाइज द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एमएसएमई। कि किस तरह से फंड जनरेट किया जा सकता है, क्या उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग करने की जरूरत है, किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो पैसा लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू ये किया जाएगा, और ये दोनों मिलकर करेंगे। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ होगा, और दूसरा हमारे पास कौन होगा, वो हमारे पास होंगे दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और एनएसई के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट है पूरे वर्ल्ड की, और इसको सेबी ही रेगुलेट करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम लिमाय हैं, कल हमने बात की थी इसके बारे में, और 1992 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आते हैं, आर्या कोलेट्रल वेयरहाउस सर्विसेज लिमिटेड entered into a strategic partnership with which bank to offer collateral management and warehousing service to support the farmers with effective market linkages। तो यार आर्या कोलेट्रल वेयरहाउसिंग सर्विसेज, ये आर्या जो नाम है सिर्फ यही याद रखें और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। और ये आप कह सकते हो कि नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड एक वेयरहाउसिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि किसानों की हेल्प करेंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में। मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, देखो अभी तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जो है वो आपको क्या देंगी, लोन देंगी। मतलब अगर मान लो आपने इतना गेहूं पैदा कर लिया तो उसके ऊपर आपको लोन दिया जाएगा। मतलब ये पोस्ट हार्वेस्ट की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो वेयर हाउस में स्टोर किया जाएगा और उसके ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी। ये कौन सा बैंक जो है वो आर्या कोलेट्रल के साथ मिलकर कर रहा है दोस्तों? ये बैंक है हमारे पास कैनरा बैंक। तो याद रखना है कैनरा बैंक की तरफ से ये किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि यार मंडियों में जाएंगे वो या प्राइवेट ऑनर को बेचेंगे, तो इससे अच्छा है कि क्या कर लो, बैंक के पास जो है वो जो बैंक के वेयर हाउस हैं तो वहां पे रख दो। तो आर्या और कैनरा बैंक का टाई अप हो चुका है। तो मतलब कैनरा बैंक के कस्टमर जो है वो इस आर्या की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और वहां पे वेयर हाउस में अपना प्रोड्यूस जो है वो रख सकते हैं और वो खराब भी नहीं होगा। बारिश हो जाती है, किसानों को दिक्कत है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे रख के उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो शायद मिल सकता है। तो लेकिन अभी जो है वो ये साइन हुआ है, तो जब इंप्लीमेंट होगा उस टाइम पे शायद कोई ड्रॉबैक जो है वो सामने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। तो सपोर्ट एंड एक्सटेंड फाइनेंस टू फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी प्रोसेसर्स हैं, वेरियस डिपॉजिटर्स हैं, सबको ये जो है वो क्या करेगा, हेल्प कर सकता है। और आर्या विल सपोर्ट द फार्मर्स एंड एफपीओस टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेंस्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस मैनेज्ड बाय द आर्या। तो यार उनको लोन मिल जाएगा। और कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एलवी प्रभाकर। इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे मत याद करें, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, लेकिन यह टैगलाइन जरूर याद कर लें, टुगेदर वी कैन। और ये कैनरा बैंक की क्या है, टैगलाइन है। और रिसेंटली आपको पता है कि सिंडिकेट बैंक वाज मर्ज्ड इनटू द कैनरा बैंक इन अप्रैल 2020। ये आपने याद रखना है कि सिंडिकेट बैंक जो है वो किसके अंदर मर्ज किया गया था? कैनरा बैंक के अंदर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, आईबीएम पार्टनर विद विच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। तो आईबीएम ने वैसे भी बहुत सी स्टेट्स में ऐसा किया है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि कौन सी स्टेट की हम यहाँ पे बात करें। और यहाँ पे बात हो रही है कौन सी स्टेट की? गोवा की बात हो रही है दोस्तों। कौन सी? गोवा की, जहां पे आपको मिलेगा मोलम नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और ये रिसेंटली उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो है वो पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया। और गोवा लिबरेट कब हुआ था? 1961 में हुआ था। गोवा किसकी टेरिटरी थी? पोर्तुगीज की। जैसे कि पौडुचेरी जो है वो किसकी टेरिटरी थी? फ्रेंच की। ऐसे ही जो गोवा है वो किसकी टेरिटरीज थी? पोर्तुगीज की। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और आईबीएम ने ये टाई अप किया है ताकि अपस्किलिंग हो सके या स्किल प्रोवाइड की जा सके, और ये फ्री स्किल ट्रेनिंग जो है वो स्टेट के यूथ को देंगे। 10,000 यूथ को अपस्किल किया जाएगा अक्रॉस 10 इंस्टीट्यूशन इन 1 ईयर थ्रू दी आईबीएम स्किल बिल्ड प्रोग्राम। बस इतनी ही बात जो है वो आपने याद रखनी है, इसमें और कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। और यहां पे यार गोवा में आपको ना एक फॉल्स मिलेगी, बहुत ही फेमस फॉल्स हैं, वो है दूध सागर फॉल्स। याद रखना आपने, दूध सागर फॉल्स कहां पे है? गोवा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर बिगेन्स इन त्रिपुरा। तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन त्रिपुरा का इंटरनल अफेयर है, मतलब आप कह सकते हो स्टेट न्यूज है। अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो जरूर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? बिप्लब कुमार देव। याद रखना है, बिप्लब कुमार देव। और ये 39th बुक फेयर था जिसका थीम था एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, और ये अगरतला में आयोजन किया गया। नेक्स्ट आते हैं 65% लोअर मिडिल इनकम कंट्री स्लैश्ड एजुकेशन बजट आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। तो वर्ल्ड बैंक की आपके पास क्या है? एक रिपोर्ट है जिसके अंदर यह बताया गया है कि 65% कंट्रीज ने अपना बजट जो है वो कम किया है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो फिर से एक इंफॉर्मेशन है, न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1944 में बनाया गया था। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। मेंबर कंट्रीज 189 है। लेकिन इसके साथ आपने आईएमएफ को याद करना है, हमेशा वर्ल्ड बैंक के साथ आईएमएफ को याद करें, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बनाई गई थी, जिसके कारण इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना गया। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो सेम होगा वॉशिंगटन डीसी, लेकिन इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 190। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिकी एंड बेटर देन कैश अलायंस। जो बेटर देन कैश अलायंस है ये एक ग्रुप है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। होस्टेड मर्चेंट डिजिटलाइजेशन समिट 2021। ताकि बिजनेसमैन को हमने क्या करना है, हमने जो है वो उनको
डिजिटलाइज करना है, हमने उनको जो है वो आगे बढ़ाना है ताकि बिजनेस और आगे बढ़ सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूनाइटेड नेशन बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस जो है वो उन्होंने मर्चेंट डिजिटलाइजेशन समिट 2021 होस्ट की है, जिसका मेन फोकस रहेगा आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत और खास करके हिमालयन एरियाज में जहां पे डिजिटलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर आप कह सकते हो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा डेवलप जो है वो नहीं है। तो इसके थ्रू जो है वो उनको डेवलप जो है वो किया जाएगा। तो आपने याद रखना है यहां पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में याद रखेंगे। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है उदय शंकर जी। नेक्स्ट, मैप माई इंडिया इंटीग्रेटेड विद कोविन पोर्टल टू लोकेट वैक्सीनेशन सेंटर। तो यार मैप माई इंडिया का टारगेट हुआ है किसके साथ टाई अप हुआ है? ये कोविन पोर्टल के साथ हुआ है, तो ताकि एग्जैक्ट पता लग जाए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स कहां पे है, लोगों को दिक्कत ना आए। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मैप माई इंडिया जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक फीचर दे रहे हैं अपने मैप्स के ऊपर कि कहां पे वैक्सीनेशन के सेंटर है। मैप माई इंडिया पे ऐप के ऊपर आप देख सकते हो। और मैप माई इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में है, इसके एमडी और चेयरमैन राकेश वर्मा जी हैं और इसका इंटीग्रेशन हो चुका है दोस्तों। कोविन पोर्टल जो है वो किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है? आरोग्य सेतु ऐप के साथ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडियन स्कूल स्टूडेंट डिस्कवर 18 न्यू एस्ट्रॉइड्स अंडर द इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डिस्कवरी प्रोजेक्ट। तो यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डिस्कवरी प्रोजेक्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली 2 साल तक चलेगा। इसमें 150 स्टूडेंट पूरे इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके अंदर क्या होगा? लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड डिस्कवरी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर चलने वाला है। तो ये एक स्टेम एंड स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको क्या कर रही है? कंडक्ट कर रही है और नासा जो है वो इसमें पार्टनर है, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें यूएसए का जो है वो पार्टनर है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, अदरवाइज इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, और ये नासा की तरफ से ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 3 मार्च 2021 के आंसर देने की बारी आ चुकी है और क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था। क्वेश्चन था दोस्तों, सरिस्का एंड रणथंभौर जो कि कहां पे हैं? जो हैं राजस्थान के अंदर। आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन से वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब कौन से वाइल्ड एनिमल के लिए इनको जाना जाता है? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने आंसर जो है बिल्कुल सही बताया। आंसर बेसिकली क्या था इसका? टाइगर था। तो आंसर क्या होगा? टाइगर, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। बोथ इन राजस्थान एंड आर नोन फॉर देयर टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास, द फेमस दिलवारा टेंपल्स ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ फॉर दी। तो यार जो दिलवारा टेंपल्स है माउंट आबू में, माउंट आबू आपको पता है कि यार जो अरावली हिल्स है हमारे पास, तो वहां पे आपको मिलेगा माउंट आबू। और दिलवारा टेंपल जो है वो किस जो है वो रिलेटेड है, किस रिलीजन के साथ जो है वो रिलेटेड है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यार मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 700+ लाइक्स हमें चाहिए और सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और बेल बटन को प्रेस कर दें। बेल बटन को प्रेस करना है सारी वीडियोस के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और टाइम मिल सके, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि आपने वीडियोस को रोज देखना है और साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना है पीडीएफ से। आपका करंट अफेयर सेक्शन डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की, यही जो है वो आपका भरोसा है अफेयर्स क्लाउड के ऊपर, यही हमारा हार्डवर्क है। हम इसी के ऊपर काम करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में है कोई भी जो है वो मिस ना हो। और गाइस हमेशा खुश रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, फन करें, एंजॉय करें, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि खुश रहना है, हमेशा खुश रहोगे तो एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर होगा। और मैं भी कामना करूंगा कि इस साल आपका लक्ष्य जो है वो जरूर पूरा हो जाए। थैंक यू गाइज अगेन एंड टेक केयर, बाय बाय।